और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। सीबीआई ने उड़ीसा के बालासोर जिले में पेश आए भयानक ट्रेन हादसे की तहकीकात अब अपने हाथ में ले ली है। मंगल को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। सीबीआई के एक अहदेदार के मुताबिक सीबीआई की एक टीम बालासोर पहुंच चुकी है। टीम ने यहां जाए हादसे का दौरा करते हुए बारीकबीनी से मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने वजारत रेलवे की दरख्वास्त, हुकूमत उड़ीसा की रजामंदी और मरकजी हुकूमत के अहकामात पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के ट्रेन हादसे के सिलसिले में केस दर्ज किया है। यह हादसा 2 जून को उड़ीसा के बहनागा बाजार स्टेशन के करीब पेश आया था। इस हादसे में अब तक 278 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत समेत मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने महलविकीन के अहल खाना के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों की भी माली मुआवनत की गई है। और बालासोर ट्रेन हादसे की तहकीकात सीबीआई को सौंपे जाने के बाद कई तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। अब हर किसी को सीबीआई की तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार है। आज सीबीआई की टीम ने जाए वक़्फ़ का मुआयना किया। दूसरी जानिब हादसे की जांच सीबीआई से कराए जाने के फैसले पर अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत पर तंज कसा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सीबीआई इंक्वायरी के अहकाम जारी करने पर सवाल उठा दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये मोदी हुकूमत की हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने इस हवाले से पूरी तारीख भी बयान की। इसके साथ कांग्रेस लीडर ने 2016 में कानपुर के करीब एक ट्रेन हादसे का भी जिक्र किया और कहा कि उस वक्त भी एनआईए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने बालासोर ट्रेन हादसे से मुतालिक कांग्रेस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ट्रेन हादसे के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट को मनसूख कर दिया है, यानी अपने रेलवे टिकट को कैंसिल कर दिया है। आईआरसीटीसी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि यह दावा बिल्कुल गलत है। टिकट कैंसिल की तादाद में कोई इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया। काबिले जिक्र है कि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस लगातार सेंटर को निशाना बना रही है। उड़ीसा के कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर भगत चरण दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हादसे के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट मनसूख कर दिए। दास के मुताबिक मुसाफिरों को लगता है कि ट्रेन में सफर करना महफूज नहीं है। ओडिशा में हौलनाक ट्रेन हादसे के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने तेजी से राहत और बचाव की कार्रवाइयों के लिए दिन रात एक करके काम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों कारकुन दिन रात जान बचाने से मसरूफ रहे। लाशों और जख्मियों को लगातार हटाने की वजह से एनडीआरएफ के कई एहलकारों में मुख्तलिफ अलामात जाहिर होने लगी हैं। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात फोर्स का एक एहलकार जब पानी को देखता है तो उससे पानी खून लगता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई कारकुन हैं जिन्हें भूख लगना ही बंद हो गई है। ख्याल रहे कि हादसे के बाद से एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसका एतराफ खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने राहत और बचाव कामों में शामिल अफराद का शुक्रिया अदा किया था। मणिपुर में तशद्दुद के वाकयात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और सख्ती के बावजूद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद की इत्तलात अभी तक आ रही हैं। अब मणिपुर के सीरू इलाके में तशद्दुद की जद में आकर एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया। इसके अलावा आसाम राइफल्स के 2 जवान जख्मी हो गए। आर्मी ने यह जानकारी दी। मणिपुर में बागी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के लीडरों ने पहलवानों की हिमायत में 9 जून को जंतर मंतर पर दिया जाने वाला धरना मुलतवी कर दिया है। किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि अभी पहलवानों की बातचीत हुकूमत और मरकजी वजीर दाखिला से चल रही है और ऐसे में पहलवानों के कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो भी तारीख देंगे हम उस पर उनकी हिमायत करेंगे। देखो, भारत सरकार से जो खेल कमेटी है उनकी बात हुई है, वो बात चली है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े
आंदोलन की कॉल देंगे और जब हम बुलाएं, जब सब लोग उसी पे ही आना, जगह भी हम बताएंगे कहाँ मीटिंग होगी और क्या उसमें करना है। नहीं, समर्थन वापसी नहीं लिया, वे अपनी ड्यूटी पे गए हैं और ड्यूटी पे जाके भी आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हुआ है, छुट्टी से वे अपनी ड्यूटी पे गए, छुट्टी काट के। लेकिन सच कहना, कोई ड्यूटी पे जाकर कोई गुनाह नहीं है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पहलवानों की हिमायत में बयान दिया और कहा कि हर सूरत में पहलवानों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है। किसानों को सपने दिखाए आए दोगुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गईं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में 3 ट्रेनें टकरा गईं, इसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अखिलेश यादव ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है। किसानों को सपने दिखाए आए दोगुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गईं। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फाउंडेशन के सदर और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात की जांच के सिलसिले में उनके मुआवनीन और उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनकी रिहाइशगाह पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए। दिल्ली पुलिस के ओहदेदारान ने मंगल को यह जानकारी दी है और कहा है कि जिस लड़की के बयान की बुनियाद पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल से बच्चों की हिफाजत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान सीआरपीसी की दफा 164 के तहत एक बार फिर दर्ज किया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक पुलिस बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ दर्ज मामले से मुतालिक सबूत इकट्ठा कर रही है और उसके मुताबिक अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेगी। बिहार हुकूमत ने भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बने अगवानी पुल के मुनहदिम होने की सीबीआई इंक्वायरी से इनकार कर दिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि आईआईटी रोड की टीम इस मामले की तहकीकात करेगी क्योंकि सीबीआई वाले इंजीनियर नहीं हैं। वैसे पुल हादसे की जांच को लेकर बीजेपी के साथ साथ इत्तेहादी कांग्रेस ने भी पुल हादसे की तहकीकात को लेकर सवाल उठा दिए हैं। खास रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में अगुवानी घाट पर बन रहा पुल पलक झपकते गंगा नदी की आगोश में समा गया। बिहार के इस सबसे बड़े पुल हादसे की जांच को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि पुल गिरने की जांच आईआईटी रुड़की की टीम करेगी, सीबीआई नहीं। तेजस्वी का तर्क है कि सीबीआई वाले इंजीनियर नहीं होते और आईआईटी रुड़की की टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं, नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं। इधर अगवानी पुल हादसे में पुल पर गार्ड की नौकरी कर रहे विभाष यादव का अब तक कोई पता नहीं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहा है जहां गार्ड विभाष पुल से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि 10 नंबर पाया पर ये ड्यूटी कर रहा था, लेकिन पुल के गिरने के बाद वो भी मलबे में समा गया। इतने बड़े हादसे की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जनता की नजरों में ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर लीपापोती क्यों हो रही है। वहीं कांग्रेस भी जांच को लेकर सवाल खड़े कर रही है और कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा हो, ये बेहद जरूरी है। हवा में जो नीतीश मॉडल दिखा, ये जनता ने देख लिया और जनता को स्पष्ट है अब नीतीश कुमार ब्लैक लिस्टेड हो चुके। सरकारी फंड जितना बड़ा है, बहुत ज्यादा उसमें रुपया लगा है, तो मैं समझता हूँ इसकी जांच हो जाए, जो उसमें दोषी व्यक्ति हो उनको सजा मिले।
इस बीच अगवानी पुल हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता मणि प्रताप सिंगर की ओर से दायर PIL में सरकार की एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई है। चूँकि बिहार सरकार तो इसमें खुद दोषी है, तो वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर नहीं पाएगी और निष्पक्ष जांच वो कर नहीं पाएगी, तो इसलिए मैंने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए पटना हाईकोर्ट में PIL फाइल किया। तो बिहार के सबसे बड़े पुल हादसे के बाद इसकी जांच को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस बीच सियासत से ज्यादा जरूरी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच और दोषियों पर कड़े एक्शन लेने की दरकार है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से संजय और शैलेंद्र की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग होने जा रही है। दरियासना मिशन 2024 से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म और JDS सरबराह HD देवेगौड़ा ने अपोजिशन इत्तेहाद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। HD देवेगौड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी पहले बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपनी तंजीम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रही है। HD देवेगौड़ा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। No, we are here. Our party has taken the decision to, first of all, we wanted to strengthen the party in the local elections. We have not yet taken any decision on the parliament issue. Nothing, don't unnecessarily go on. First of all, we want to strengthen the party for the local body elections. That is the first meeting. About Lok Sabha 2024, another 1 year, the party will take the decision. और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ तनाजा अब टेरर फंडिंग तक पहुंच गया है। महकमा तालीम के जरिए दमोह गंगा स्कूल की मंजूरी को जांच के बाद खत्म किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर VD शर्मा ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। VD शर्मा ने स्कूल इंतजामिया पर न सिर्फ तब्दीली मजहब का बड़ा इल्जाम लगा दिया, बल्कि टेरर फंडिंग किए जाने की भी बड़ी बात कह डाली। गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का, इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है? जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई है? मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाक़ फतेह सिंह गुरुद्वारे का दौरा किया। उनके साथ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा भी थे। सिख बरादरी ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। गुरुद्वारे में मरकजी वजीर ने खुसूसी दुआ में हिस्सा लिया। उन्होंने सबके लिए अमन और खुशहाली की दुआएं की। मरकजी वजीर ने सिख बरादरी के लोगों से बातचीत की। सिख बरादरी के लोगों ने मरकजी वजीर को देरीना मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मरकजी वजीर ने तमाम मामलों को दिल्ली में आला हुक्काम के साथ उठाने और जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी के इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। डिमांड में से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, जिसमें जो 425 जो श्रीनगर का असर है, उसमें से कश्मीरी बच्चों को, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ वो कश्मीरी पंडितों तक रखा गया, उनको निकाल दिया गया। हमारी डिमांड थी कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। हमारी डिमांड थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर जो पहले रहता रहा, इस बार नहीं रखा गया,
जब से सरकार आई इसने मेंबर हमारा नहीं रखा, वो रखा जाए। हमारे जुडिशरी में मेंबर होना चाहिए, रिक्रूटिंग एजेंसी में हमारा मेंबर होना चाहिए। उसके अलावा जेके सबसे बड़ी एग्जेंटमेंट थी जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में, जो पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, उसको दोबारा बहाल करने का था। माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पूरी तरह से लागू करना और उसके बेनिफिट्स सिख कौम तक पहुँचाने की बात थी। आनंद मैरिज एक्ट जम्मू में एलजी साहब ने हमें कहा लागू कर दिया गया, लेकिन रूल्स अभी नहीं फ्रेम किए गए। तो इन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि ये लाल सिंह पुरोहित साहब के पास उठाएंगे और जल्द से जल्द इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एक 1989 के राइट्स विक्टिम को अभी तक हमारा क्लेम सिर्फ 1 लाख ही मिला, बाकी 7.5 लाख रुपया 3 साल से फाइल सेक्रेटरी में पड़ी है, वो नहीं मिली। और इन्होंने बड़ा हैरानगी प्रकट की, भाई ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने हमें दावा दिया कि जल्दी हम आपको टाइम लेकर दिल्ली में देंगे, आपकी माइनॉरिटी कमीशन के उनसे बात करेंगे और एलजी साहब से आपकी बात करवा के ये चीज़ें सेटल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी है हम इनकी डिमांड्स को, इनकी सुनवाई करवाएंगे और जो जेन्युइन डिमांड्स उनको हम ठीक करवाएंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। सिक्योरिटी सूरत हाल इजाजत देती है तो जम्मू कश्मीर में भारी सरमायाकारी आएगी। हम आने वाले दिनों में कश्मीर में सरमायाकारी समिट मुनक्किद करेंगे। देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद यू हैव सीन ए स्टडी and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है, यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि G20 समिट मुनक्किद करा के कश्मीर के नासाजगार हालात पर पर्दापोशी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद न करने पर मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी सरकार के पास इंतखाबात कराने के लिए भीख नहीं मांगेगी। ना करें, मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं है कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम ना, हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जोसेफ टिम्पो ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए। एक तरफ से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली परवाज 7 जून को सुबह 7 बजे रवाना होगी। पहली परवाज से मुकद्दस सफर के लिए जाने वाले सभी आज़मीन हज भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल स्टेट हज हाउस में आज़मीन हज के क़याम का इंतजाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि हज 2023 के लिए मध्य प्रदेश से इंदौर और भोपाल को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की परवाज
4 जून से शुरू हो चुकी है। हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज को रवाना करने के लिए जहां खास इंतजामात की बात की जा रही है, वहीं मुंबई एम्बार्केशन से 68,000 से ज्यादा अदा करने के बाद भी भोपाल और इंदौर के आज़मीन हज को रास्त परवास के जरिए मुकद्दस सफर पर रवाना न करने से आज़मीन हज और समाजी तंजीमों में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। जब मैंने इंदौर से पहली फ्लाइट जब गई और हाजियों को इंदौर एयरपोर्ट तक ले गई तो बड़ा जज्बाती माहौल हो जाता है। उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी जब उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं तो इतना जज्बाती माहौल हो जाता है कि लोगों की खुशी से आंसू छलक पड़ते हैं और वो अपने अपने हाजियों को विदा देते हैं। तो ऐसे जज्बाती माहौल को देखकर हम सब का भी जज्बाती होना बनता है और जज्बाती हम सब भी हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी पूरी इंतजामात ऐसे कर रही है कि इंदौर और भोपाल से जाने वाले हमारे हाजी साहिबान, हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हज कमेटी के माध्यम से जो भी इंतजामात किए गए हैं हमारे हाजी साहिबानों को 1% दिक्कत नहीं आएगी। हाजी साहब से बात करेंगे कि आपका नाम? रईस अहमद। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? सिरोंज ज़िला विधि से। कितने सालों से अरमान था कि अल्लाह अपने घर बुला ले? 8 साल से। 8 साल से तैयारी कर रहे थे, इस बार अल्लाह ने आपको मौका दिया, तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो खुशी को अधूरी कर दी। जब गवर्नमेंट ने अधूरी खुशी कर ली तो वो कहाँ पर तकलीफ हुई? उसमें तकलीफ ये हुई कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा था फार्म भरने में कि भोपाल से जाओगे तो आप इतना लगेगा, बॉम्बे से जाओगे इतना। उन्होंने फार्म में दिया, उसके बाद में पैसों का ये हुआ। और यहाँ पर जब आए हज हाउस पे क्या तकलीफ हुई? यहाँ हज हाउस में तो थोड़ी बहुत जो स्लिप है उनके पास पहुँचा चुके थे हम, वो दोबारा स्लिप मांग रहा हूँ। अभी जैसा हाजी साहब ने बताया कि हमारी तो खुशी आधी कर दी। 8 साल के बाद हाजी साहब का नंबर आया, वो नंबर आने के बाद पता चला कि 70,000 रुपये ज़्यादा देना, और मंत्री महोदया कह रही थी कि हमने 50,000 रुपये कम कर दिए हैं। वो 50,000 रुपये कम करने के बाद हाजी को इस बार बहुत आसानियाँ होंगी, लेकिन आसानी के अलावा दुश्वारियाँ हो रही हैं। अभी जो पहली फ़्लाइट इंदौर से गई उनको हैदराबाद से जाना पड़ा। हैदराबाद होते हुए हम पैसे किस बात के देना है? हमारे हाजियों 70,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है। जो इंदौर की फ़्लाइट की घटना हुई, यहाँ से हैदराबाद ले गए, हैदराबाद से जद्दा ले गए, लेकिन हाजी को इतनी तकलीफ का भूखा प्यासा प्लेन में रहा, 14 घंटे में पहुँची, 14 घंटे के अंदर फ़्लाइट पहुँची। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में इस्लाह मुआशरे के उन्वान से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी, भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी, मुफ्ती भोपाल मौलाना अबुल कलाम कासमी और दीगर उलमाए दीन ने शिरकत की। इस्लाह मुआशरे के इस खास प्रोग्राम में उलमाए दीन ने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ने और दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम के हुसूल पर खासा जोर दिया। तो देश प्रदेश की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।